हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकंड चैप्टर है। हम आर्मी में पढ़ रहे हैं और इस बुक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे साथ प्लीज़ बुक पढ़ो। तो अगर हम आर्मी की बात करें तो कंपनी का जो एम्पायर जो बढ़ रहा था ना, वो विदाउट आर्मी पॉसिबल नहीं था। तो उनकी प्रोसीड पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। अब 18th सेंचुरी में रॉयल फोर्सेस, अब रॉयल फोर्सेस का मतलब होता है इंग्लैंड की फोर्सेस। उसमें भी ज़्यादातर जो नेवी है ना, इंडिया में भेजी जाती थी और ये ना लीज़ पर भेजी जाती थी। अब लीज़ का मतलब है कि अब लीज़ से मंगा रही है कंपनी, तब इन्हें गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती थी, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को लंदन में पेमेंट किया करते थे ये लोग। अब ये चीज़ें अच्छी तरह से चले तो ज़रूरी था कि किंग, वहाँ के किंग और कंपनी में अच्छी साठ काट हो, पर इनमें ना अच्छी खासी बन नहीं रही थी। अब इसके लिए कंपनी शुरू से ही लग जाएगी कि यहाँ पे एक परमानेंट आर्मी तैयार हो, जिससे इन्हें इतना ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। अब 16th सेंचुरी का टाइम देखिए तो मुगल्स हुआ करते थे और मुगल्स में ना किसानों को आर्मी में शामिल करने का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। इसे डर्क कॉल्फ जी हैं, इसे मिलिट्री लेबर मार्केट कहेंगे। अब मुगल पीरियड में सिविल पॉपुलेशन और पीसेंट आर्मी में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा जाता था। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उनसे मिलिट्री सर्विसेज करवा ली जाती थी और रहते वो किसान ही थे। जब 18th सेंचुरी का टाइम आएगा तो कुछ नॉर्थ इंडियन सक्सेसर स्टेट्स हैं, मतलब ऐसे स्टेट जो कभी मुगल एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, अब अलग हो चुके हैं, जैसे अवध, बनारस। तो ये जो अवध के नवाब हैं, राजा ऑफ बनारस हैं, ये कोशिश करेंगे कि एक ट्रेंड पीजेंट आर्मी तैयार हो जो आम लोगों से अलग हो, सिविलियंस से अलग हो। यही सिस्टम आगे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनाएगी, जिसे हम सिपोय आर्मी कहते थे। ठीक है, अब सिपोय का मतलब है सिपाही, सोल्जर। अब ये अंग्रेजों को सिपाही बोलना नहीं आता था, तो अब इसे सिपोय प्रोनाउंस करते थे, इसलिए इनकी आर्मी को सिपोय आर्मी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन आर्मी को रिक्रूट किया? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। सबसे पहले वो फ्रेंच थे जो 1721 से 29 के टाइम में इंडियन आर्मी को रिक्रूट कर रहे थे। एक्चुअली फ्रेंच को की पोजीशन देखे तो एक्चुअली एक बेस तैयार करके जाएंगे, जिस पे खड़े होके ब्रिटेन अपना एम्पायर खड़ा करेगी। और इसके बाद जब कार्नेटिक वॉर्स का टाइम आएगा तो स्ट्रिंजर लॉरेंस हैं कंपनी के लिए परमानेंट आर्मी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो भी स्ट्रिंजर लॉरेंस हैं ये आएंगे कार्नेटिक वॉर्स के टाइम पे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की अगर बात करें तो 1740 से 48 के बीच में ये हुआ था। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं जल्दी से समझा देती हूँ कि यूरोप में ना ऑस्ट्रिया में सक्सेशन गद्दी को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में भिड़े हुए थे। अब इसका असर इनकी कॉलोनीज़ पे देखने को मिला। इंडिया इनकी कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, तो अब ये जहाँ पर होगा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, उसे हम बैटल ऑफ सेंट थॉम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो एक जगह है सेंट थॉम, वहाँ पे ये बैटल हुआ था। फ्रेंच इस टाइम पे ना इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब काफ़ी वीक हुआ करती थी, और ब्रिटेन को ये बात अच्छे से पता थी, तो इन्हें परेशान करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए इनकी शिप पे कब्जा कर लेते हैं। बदले में फ्रांस मद्रास पर 1746 पर अटैक करते हैं और एक्चुअली कब्जा भी कर लेते हैं वहाँ पे। अब नवाब जो था कार्नेटिक, एक्चुअली में कार्नेटिक एक जगह का नाम है, कोरोमंडल जो कोस्ट है ना, इसे ये कार्नेटिक बोला करते थे। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसकी लोकेशन देख लेना। ठीक है, तो फिर कार्नेटिक का जो नवाब था उस अनवरुद्दीन, इसको गुस्सा आता है कि मेरी ज़मीन पे ये झगड़ क्यों रहे हैं, तो वो अपने बेटे महफूज खान को इन फ्रेंच से लड़ने भेजता है। और जो ये महफूज खान है ना, ये अपनी बहुत बड़ी सी आर्मी को लेके जाता है फ्रेंच से लड़ने के लिए। फ्रेंच के पास बहुत छोटी सी आर्मी होती है, पर स्टिल महफूज खान की बड़ी सी आर्मी इनके सामने टिक नहीं पाती। और ये जगह मैंने जैसे बात की सेंट थॉम था, ये अदयार नदी के किनारे पे है। और
ये महफूज खान हार गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि इनकी बड़ी सी आर्मी के सामने इनकी बड़ी सी आर्मी अंग्रेज़ों की छोटी सी डिसिप्लिन आर्मी के सामने नहीं टिक पाई और इनके लिए एक आई ओपनर की तरह निकलती है कि ये आगे भी इनसे इसी तरह जीत सकते हैं। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे मेजर आएंगे स्ट्रेंजर लॉरेंस, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्मी में भी कहा जाता है। यहाँ पे परमानेंट इंडियन आर्मी की नींव ये रखे जाएंगे। अब इसके कुछ साल बाद 1757 का टाइम आता है जब इसे रिन्यू किया जाता है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1757 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। वो क्या था? जब बंगाल का नवाब हार गया था, लॉर्ड क्लाइव ने उनको हरा दिया था। अब जब ये हरा देंगे तो यहाँ पे शुरुआत होगी एक ऐसी आर्मी की जिसको ट्रेन करना, डिसिप्लिन करना, यूरोपियन स्टैंडर्ड से यूरोपियन ऑफिसर्स को इसकी कमांड दी जाएगी और सिपाही आर्मी को तैयार किया जाएगा यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब अर्ली 19th सेंचुरी में एक लेजिस्लेशन से तय किया जाएगा कि 20,000 रॉयल इंडियन ट्रूप्स इंडिया में होंगे जिसे कंपनी पे करेगी, ठीक है। रॉयल मतलब इंग्लैंड, ठीक है, रॉयल ट्रूप्स की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड के ट्रूप्स की बात कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे जो ट्रूप्स भेज रही है गवर्नमेंट, तो इससे ब्रिटेन गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ब्रिटेन को ना बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर ये टाइम देखें, ठीक है, 1815 का टाइम चल रहा है, तो ये टाइम था पोस्ट नेपोलियनिक एरा का, ठीक है। नेपोलियन वॉर ख़त्म हो चुके थे, यूरोप में ना अच्छा खासा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे ब्रिटेन है ना कंपनी को ट्रूप्स ऑफर करके अपने डिफेंस के खर्चों को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जैसे ये कंपनी है, कंपनी गवर्नमेंट को ऑफर करती है कि अब आप में ट्रूप्स भेजो, हम आपको पे करेंगे, तो इससे ब्रिटेन को भी फ़ायदा हो जाता है कि वो अपने डिफेंस खर्चों को इससे संभाल सकती है। तो अर्ली 19th सेंचुरी को अगर हम देखते हैं कि कंपनी का एम्पायर बंगाल से बाहर भी काफ़ी फैल गया था, ठीक है। 19th सेंचुरी का टाइम आया, इसकी इंडियन का आर्मी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही थी और मिलिट्री लेबर मार्केट भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पेशेंट को आर्मी में रिक्रूट करना तो वो भी एक्सपेंड हो गया था। तो अगर हम डाटा देखें तो सिपोए जो 1794 में 82,000 थी, 1824 में 1,54,000 हो गई और 2,14,000 1856 में हो गई, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही थी। अब सीमा अलवी जी हैं, सीमा अलवी जी अब ये कहेंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आर्मी को रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी था, इसी से वो अपनी पावर को बनाए रख सकते थे और आर्मी पर कंपनी सबसे ज़्यादा खर्चा भी किया करती थी। अब ये आर्मी रिवेन्यू कलेक्शन में भी हेल्प करती थी और इंश्योर करती थी कि ये चीज़ें और अच्छी तरह से हों। और जो डगलस पियर्स हैं, इसे मिलिट्री फिस्कलिज्म कहेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो आर्मी है ना, जो सिपोही आर्मी, इसका काम बस टेरिटरीज पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि अपने एम्पायर को सेफ भी रखना। जैसे कोई रिबेलियन हो गया, विद्रोह हो गया, यहाँ से आर्मी जाएगी, उनको शांत कर देगी। इंडियन एलाइट्स के साथ साठगांठ भी कर लेते थे ये। और इंडियन सोसाइटीज़ और इनको इकोनॉमिक है ना, मतलब इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन जुटाना भी इनका ही काम है, ठीक है। तो बस छोटी मोटी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारा काम करते थे, जिसे डगलस पियर्स मिलिट्री फिस्कलिज्म कहेंगे।
इसलिए आर्मी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। कई मिलिट्री विचारक भी हैं, ठीक है, जो मिलिट्री कई सारी आइडियोलॉजी रखते हैं कि जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है ना आर्मी इनके लिए इतनी जो ज़रूरी थी कि आर्मी ने ना वो खुद वजह दी थी कि ये ऐसा कुछ सोचे। अब इंडिया का अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें उस टाइम का, तो काफ़ी अनस्टेबल हुआ करता था। जैसे जिसके पास ज़्यादा पावर है वो दूसरों पर डोमिनेट करना चाहता था, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी चीज़ चलती थी। जो पावरफुल है वो दूसरों पर डोमिनेट करेगा। अब जो पियर्स जी हैं, इसे एंग्लो इंडियन मिलिट्रिज्म कहेंगे, जो कि कंपनी पर प्रेशर डाल रही थी कि अगर उन्हें खुद को सेफ रखना है, ट्रेड करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, अपने लिए ऑटोनॉमी चाहिए, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है। ठीक है, अब आर्मी की रिक्रूटमेंट देखें तो वो भी काफ़ी गजब की हुआ करती थी। मतलब आप सोच नहीं सकते इस तरह से आर्मी की रिक्रूटमेंट उस वक्त हुआ करती थी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि कैसे पीजेंट्स को रिक्रूट कर रहे थे अपनी आर्मी के लिए, और इनकी एक सोच हुआ करती थी। जैसे वीट ईटिंग पीजेंट देन राइस ईटिंग, ये प्रीफर करते थे कि जो गेहूं वाले लोग, गेहूं खाने वाले लोग हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, चावल खाने वाले लोग वीक होते हैं। तो ये इनकी उस वक्त सोच हुआ करती थी। तो ये प्रीफर करेंगे कि ऐसे लोग को रिक्रूट किया जाए जो गेहूँ खाते हैं। और लेट 19वीं सेंचुरी में तो ये प्रेफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुरुआती टाइम की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शुरुआत में ये अंग्रेज़ इंडियन ट्रेडिशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। तो हमारे हेस्टिंग साहब जो हैं, कास्ट सिस्टम को डिस्टर्ब ना करने के लिए ऊंची कास्ट को रिक्रूटमेंट के लिए प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये हेस्टिंग साहब आए। अपर कास्ट ब्राह्मण्स, जो राजपूत लैंडेड पीजेंट्स हैं अवध के राजपूत, और जो भूमिहार ब्राह्मण हैं नॉर्थ और साउथ बिहार के, और ये सारा एरिया ना वीट ईटिंग रीजन है। ठीक है, इनको अब रिक्रूट करेंगे। अब इसमें इंडियंस क्यों जा रहे थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि इंडियन जो है ये कंपनी की आर्मी में रिक्रूट होना क्यों चाह रहे थे, ये इंडियन रूलर के पास क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो एक कंपनी वाले हैं ना, ये आर्मी की इनकी सैलरी, अलाउंस, पेंशन, रीसेटलमेंट प्रोविज़न्स ये बहुत ज़्यादा अच्छे दे रहे थे। जो रीजनल स्टेट्स हैं ना वो उतना ज़्यादा अच्छा देते नहीं थे, और सैलरी ये रेगुलर देते थे। हमने जब मुगल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से रेगुलर सैलरी इनको मिलती नहीं थी, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कंपनी इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी थी, तो जिसकी वजह से इनको प्रॉफिटेबल लगता था कि यहाँ पे कि जाए और इसको एक अपना करियर ऑप्शन बनाए। अब कास्ट सिस्टम की बात की हमने कि ये फेवर कर कंपनी इसको फेवर कर रही थी। तो जिस तरह से ये फेवर करेगी तो बाद में हम देखते हैं कि एक हाई कास्ट आइडेंटिटी मेंटेन करने लगती है। अब ये हाई कास्ट आइडेंटिटी मेंटेन करने लगती है तो हेस्टिंग साहब इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाद में कॉर्नवालिस साहब आते हैं, वो भी इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे एक ऐसा कुछ डेवलप कर लेगी कि जिसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए ना तो ये अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के सामने आएगी। और चीज़ें और वक्त और आगे जाएगा तो 1820s के बाद हम देखेंगे तो जो ब्रिटिश एम्पायर है ना और एक्सटेंड करेगा। तो जब ये और एक्सटेंड करेगा तो इनके खर्चे भी ज़्यादा होंगे और इनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो ये जो प्रिविलेजेस है ना तो थोड़ा 1820s के टाइम से ही कम होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे नए एरियाज़ में गए तो कई ट्राइबल एरियाज़ हैं, मराठा, मैसूर, इन सब एरियाज़ तक ना कंपनी अब एक्सटेंड कर चुकी थी। ठीक है, अब नए एरियाज़ में ये फैल गई।
नए एरियाज में फैलने के बाद ना, जैसे हिल ट्राइब्स हो गई, वहाँ से ये कंपनी वाले रिक्रूटमेंट करना चाह रहे थे, तो ये प्लेन एरियाज़ में ना परमानेंट रिक्रूटमेंट सेंटर बना रखा था इन लोगों ने। पर जब हिली एरियाज़ में जाएंगे ना ये, तो लोकल जो जानने वाले लोग हैं ना, उनके थ्रू यहाँ पे ये अपॉइंट रिक्रूटमेंट करेंगे। और जो सैलरी है ना, अब जो हिल्स में है उनको सैलरी घटवाली सर्विस स्टैंडर्ड के हिसाब से दी जाएगी। अब ये घटवाली किस चिड़िया का नाम है, देखते हैं। हमने मुगल सिस्टम में जागीरदार पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा। तो जो ये हिली एरियाज़ है, यहाँ पे जो जागीरदार है उसको हम घटवाली कहते थे, ठीक है। जो ये घटवाली है ना, उस एरिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। और इस तो हमने समझ लिया ये एक्चुअली उस एरिया के जागीरदार ही थे, और ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते थे। और इसके अलावा मराठा, मैसूर, कई इंडियन प्रिंसेस जिनकी आर्मी को अब हटा दिया गया था, वो लोग भी अब बेरोजगार हो गए थे, उनके पास भी कोई काम धंधा था नहीं। इसके अलावा 1815 में गोरखा सोल्जर को रिक्रूट किया जाने लगा। ये ज़बरदस्त लड़ाके हुआ करते थे। ये लोग नेपाली, गढ़वालीस और सिरमौरी हिलमुन थे, ठीक है। इस एरिया से आते थे और अंग्रेज इनको बहुत ट्रस्ट करते थे, इनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये ट्रेडिशनली बहुत अच्छे लड़ाके हुआ करते थे। तब यहाँ पर तक बात ये समझ में आती है कि कंपनी बंगाल में हायर कास्ट के सिपोए को मेंटेन करती है, और बॉम्बे और मद्रास के सिपोए अलग अलग सोशल ग्रुप से आते हैं। अब कंपनी एक बैलेंस बनाना चाहती है इनके बीच, और लोकल एथलाइट्स हैं वो भी पावर शेयर किया करते थे उस वक्त। और जो लोकल एलाइट्स हैं जैसे ज़मींदार, उस वक्त भी अपने अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। 1820 तक आते आते कंपनी ने अपनी टेरिटरी को बड़े हिस्से में फैला लिया। उसमें उसका खर्चा भी काफ़ी हुआ और जो कंपनी इस खर्चे को कम करने के लिए अब सिपोइस और उसकी फैमिली पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर देती है। इसके लिए 1830s में रिफॉर्म लाए जाएंगे, जिसमें यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर की बात होगी, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर के तहत अब कोशिश ये होगी कि इनके बीच जो डिफरेंसेस है ना, ये कम किया जाए। अब जब ये कोशिश करेगी ना, तो जो बंगाल की जो हाई कास्ट सिपोइस थे ना, इनको बड़ा गुस्सा आएगा। अब इनका अच्छा खासा गुस्सा हमें 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलेगा। अब जब 1857 का जब रिवोल्ट होगा ना, उसके बाद ये अंग्रेज़ों को अच्छा खासा झटका लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक पील कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। जो पील कमीशन है ये रिकमेंडेशन देगी कि ऐसी नेटिव आर्मी तैयार की जाए जिसमें अलग अलग स्टेट्स के और कास्ट के लोग होंगे, और अलग अलग रेजिमेंट के सिपोए से एक रेजिमेंट तैयार की जाए, ठीक है। तो 1857 के बाद ऐसी आर्मी जिसने मिटनी की थी उसको हटा दिया जाएगा। उसकी जगह पंजाब पर फोकस किया गया, जो कि काफ़ी लोयल रहा था, इस मिटनी में एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था सप्रेस करने में। तो अब इन्होंने अपना सारा ध्यान पंजाब पर फोकस किया। इसके अलावा रीजनल एलिमेंट जैसे पंजाब, हिंदुस्तान, बॉम्बे, मद्रास, इसको अलग रखा जाएगा, ठीक है। रीजनल एलिमेंट्स को अलग कर दिया और सबको मिक्स करके एक आर्मी तैयार की जाएगी। 1885 में रिक्रूटमेंट के लिए एथनिसिटी और रेसिज्म जैसी चीज़ों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा। जैसे अब ब्रिटिशर्स मार्शल्स रेसिस की थ्योरी लाएंगे, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनली जो अच्छे लड़ाके हुआ करते थे, अब वो इनको फेवर करना शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले बात की थी, ये वीट ईटिंग लोगों को ज़्यादा फेवर किया करते थे,
अब ये मार्शल रेसेस की थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो ट्रेडिशनली अच्छे लड़ाके थे उनको ये सपोर्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से पठान हो गए, ठीक है, पंजाब के जट हो गए, नॉर्थ इंडिया से राजपूत हो गए, नेपाल के गुरखा हो गए। ठीक है, अब इन लोगों को ये अब ज़्यादा फेवर करेंगे। और ये जो अंग्रेज थे ना, इन्हें आर्यन क्षत्रिय क्लैन का देखते थे और ये खुद को भी आर्यन क्लैन का ही मानते थे कि ये आर्यंस ही थे जो उस वक्त वहाँ से निकल के आए थे और इंडिया में आके बस गए थे। ठीक है, तो ये जो क्षत्रिय ग्रुप है, आर्यन क्षत्रिय का इन्हें ग्रुप मानते थे। तो ये इस तरह की सोच लेकर, दकियानुसी सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और ये इन्हें इस तरह से देखते हैं कि ये एक अच्छे लड़ाके हैं और इंटेलेक्चुअली मतलब दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। ठीक है, मतलब लड़ सकते हैं, बोलो तो लड़े, लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे, लीड नहीं कर सकते किसी चीज़ को। इस तरह से ये इन्हें देखते थे, इसलिए कि यूरोपियन काफ़ी सिक्योर फील करने लगे कि जब इनसे बोलेंगे लड़ने को ये लड़ेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। डेविड ओमेसी जो हैं इवन कैलकुलेट करते हैं कि 1914 में 3 क्वार्टर्स में इंडियन इन्फेंट्री पंजाब, नेपाल या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आ रहे थे। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा जब आर्मी थी इन एरियाज से आ रही थी, पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब यहाँ के पीजेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा था? अभी हमने जैसे बात की तो चीज़ें सेम वही निकल के आएंगी कि पीजेंट्स को ना एक अच्छा करियर ऑप्शन दिख रहा था। ठीक है, और उनकी लॉयल्टीज़ मतलब वो ट्रस्टवर्दी रहें, अंग्रेज़ों की बात सुने को इंश्योर करने के लिए आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन उनके रिलीजियस ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट किया करती थी। मतलब उनके रिलीजन के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करती थी, साथ साथ बताती रहती है कि उनका ऑनर उनके मास्टर के साथ डिवोटेड रहने में है। जैसे एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि जिसका नमक खाया उसके साथ गद्दारी नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों को भी काफ़ी बताया जाता था कि वो काफ़ी लॉयल रहें कंपनी की तरफ। तो ये सारी चीज़ें भी उस वक्त चलती रहती थी। और एक्चुअली लॉयल्टी ना बहुत ज़रूरी भी थी, इसी से ब्रिटिश राज चल सकता था, वरना ये कहाँ ही चलने वाला था। ये इंडियन रूलर्स की तरफ लॉयल रहेंगे अगर, तो उनकी बात तो ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। और वो आर्मी का और जो कंपनी है आर्मी का एक्चुअली यूज़ इंटरनल थ्रेट्स में ज़्यादा किया करती थी, जैसे पीजेंट रिवोल्ट हो गया, ठीक है, उनको सप्रेस करने के लिए। और ये टाइम अब तक अभी जो हम बात कर रहे हैं ये टाइम 1880s तक का आ गया है। 1857 हम क्रॉस कर देंगे। 1880s 1880 का टाइम अगर हम देखें तो इस टाइम ना ज़्यादा कुछ एक्सटर्नल थ्रेट था नहीं, थोड़ा बहुत था। जैसे रशिया प्लान बना रहा था कि इंडिया को वो अपनी कॉलोनी बनाए, लैंड के थ्रू आएगा इंडिया और उससे अपनी कॉलोनी बनाएगा, तो थोड़ा बहुत डर था पर उतना ज़्यादा नहीं। इसके लिए वो अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन इसलिए अफ़गान वॉर्स भी कर रहा था क्योंकि वो अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाह रहा था कि अगर रशिया इंडिया पे अटैक करे तो अफ़गानिस्तान उसको टैकल कर सके। तो चीज़ें इस तरह से चल रही थी, पर ओवरऑल देखें तो इंटरनल थ्रेट्स कहीं ज़्यादा थे, एक्सटर्नल बहुत कम थे। इसलिए जो ब्रिटिशर्स है ना 40% अपना ऑलमोस्ट खर्च भी करती थी आर्मी पर। इसलिए डेविड ओमेसी जो है ना ब्रिटिश राज को एक गैरिसन स्टेट करेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा खर्चा अपनी मिलिट्री पे कर रही थी। अभी ब्रिटिशर्स ने एक गैरिसन स्टेट तो बना लिया, मतलब ऐसा स्टेट जहाँ मिलिट्री डोमिनेट करती है, उसमें सिविलियन अथॉरिटी के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया। ठीक है, अब गैरिसन मिलिट्री का रूल, मिलिट्री डोमिनेट तो कर रही है पर
अल्टीमेट कंट्रोल उसका नहीं है, सिविलियन अथॉरिटी का है। मतलब ऐसे लोग जो मिलिट्री सर्विस नहीं देते, ठीक है, सिविलियन अथॉरिटी का मतलब ही यही होता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया, जिसके तहत जो अल्टीमेट कंट्रोल है ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। ठीक है, ये हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके हाथ में मिलिट्री पावर आ गई। मतलब ये उसी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अभी कंट्रोल कैसे करता है, तो इसको फाइनेंशियली कंट्रोल करता है। अगर पैसे नहीं है तो आर्मी लड़ेगी कैसे, ठीक है, तो सीधी सी बात ये हो गई। और जो कमांडर इन चीफ होता था, जो एक्चुअली लड़ता था, उसकी पोस्ट को गवर्नर जनरल के नीचे लाया गया। पर दोनों के लिए ज़रूरी था कि दोनों में साठगांठ अच्छी रहे, तभी वो ढंग से काम कर पाएंगे। जैसे कि ग्राउंड पे जो कमांडर इन चीफ काम कर रहा है, अगर वो उसकी तरफ देखे, गवर्नर जनरल की तरफ, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि दोनों में अच्छी खासी साठगांठ हो, तभी चीज़ें चलेंगी, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पर ऐसा नहीं था कि आर्मी हमेशा ही इनकी तरफ देखती रहती थी। कई बार आर्मी इतना प्रेशर बना देती थी, जैसे कई बार आर्मी इन सिविल अथॉरिटीज़ से प्रेशर बना देती थी कि वो उनके हिसाब से काम करे। जैसे लॉर्ड एमहेस्ट है, वो काफ़ी प्रेशराइज्ड हो गए थे जब बर्मा, मतलब आज का म्यांमार, वो अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो वो मणिपुर तक आ गया था। ठीक है, वो पहले यहाँ पे चाह नहीं रहा था आना, दूसरे एरियाज़ में जा रहा था, पर फाइनली वो मणिपुर पे कब्जा करने इंडिया में घुसा जा रहा था। अब वहाँ की जो आर्मी है इनको रेजिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो एमहेस्ट वोट करना नहीं चाह रहे थे, बट उन्हें आर्मी की सुननी पड़ी क्योंकि वो वहाँ पर लड़ रहे थे। अब वो अगर पीछे हटते तो सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती, तो इसलिए वो आर्मी का प्रेशर उन पर पड़ा, और उन्हें आर्मी की सुननी पड़ी, और एंग्लो बर्मा वॉर हुए, जैसे हमें पता है। ठीक है, चीज़ें ऐसे ही चलती रही इसके। और इससे ज़्यादा जब कर्जन किचनरी कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है, तो आप इसको कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, ठीक है, 1904-05 में होगी, तो ये चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ये टाइम इनके रिलेशन में, मतलब जो गवर्नर जनरल है और कमांडर इन चीफ है, इनके रिलेशन को और ख़राब कर देगी। तो जो कर्जन है ये वाइस राय हैं। ठीक है, आपको पता होगा 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो वाइस राय की बन गई थी, और जो किचनर है ये कमांडर इन चीफ हैं। अब दोनों में अच्छा खासा टसल देखने को मिलेगा। अब वाइसराय की काउंसिल देखें तो उस वक्त तक 5 मेंबर हुआ करते थे। तो वो 5 मेंबर कौन कौन से थे? एक तो होम संभालते थे, मतलब इंडिया से जुड़ी सारी चीज़ें, एक रिवेन्यू, एक लॉ, फाइनेंस, मिलिट्री। जैसे अभी भी हमारे इंडिया में होम मिनिस्ट्री होती है, रिवेन्यू के लिए अलग डिपार्टमेंट, अलग मेंबर होते हैं, तो इसी तरह से उस वक्त था। तो वाइसराय काउंसिल में 5 मेंबर हुआ करते थे और सभी के 5 डिपार्टमेंट्स को संभाला करते थे। तो ठीक है, जो ये हमारा कमांडर इन चीफ है वो एक्चुअली इस मिलिट्री मेंबर के अंदर आया करता था, राइट। अब जो किचनर है ना, ये चाहते थे कि इस मिलिट्री मेंबर की पोस्ट को ख़त्म करके आर्मी की कमांड को सीधे कमांडर इन चीफ के हाथों में दे दी जाए। ठीक है, अभी कहेंगे कि इस मिलिट्री मेंबर को हटा दो, कमांडर इन चीफ को के हाथों में सब दे दो। ठीक है, अब जो कर्जन है इसका काफ़ी विरोध करेंगे। अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है इनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ कराने की बहुत कोशिश करेगी। अब गुस्से में जो किचनर है ना, ये गुस्से में कहेंगे कि अब मैं रिज़ाइन दे दूंगा, तो जल्दी से इनकी रिज़ाइन को ना खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। पर इसके बाद ये कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स को भी उठाते हैं, जिसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे।
वैसे तो कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए जो गवर्नमेंट है ना, मतलब लंदन की गवर्नमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला भी लेके आती है कि मिलिट्री मेंबर्स की पावर को कम कर देते हैं, हटाने की क्या ज़रूरत है। पर किचनर अड़े हुए थे, नहीं, पूरी तरह से ख़त्म करो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो ये चीज़ें जब किचनर इस्तीफ़ा देके चले जाएंगे तो कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो 1905 में कुछ चेंजेस इस तरह से लाए गए कि जो मिलिट्री मेंबर है ना, इसकी पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया। अब कमांडर इन चीफ है, अब सीधा सीधा वायसरॉय काउंसिल के अंदर आ गया। ठीक है, अभी सीधे सीधे जो कमांडर इन चीफ है इसके अंदर आ गया। और इस कमांडर इन चीफ के की जो पावर्स है ना, इसके हाथ में नहीं दी गई। जो कमांडर इन चीफ है की पावर्स है, ये की पावर सेपरेट डिपार्टमेंट, मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको बनाया गया। और जो कमांडर इन चीफ की जो पावर्स है ना, इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के, मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथों में चली गई, जिसमें अगेन सिविलियन अथॉरिटी के हाथ में कमांड दी गई, जिसकी चेन काउंसिल के फाइनेंस मेंबर तक जाती थी। ठीक है, फाइनेंस मेंबर यहाँ पे ये स्टिल, तो चीज़ें कुछ खास बदली नहीं है अभी भी। अभी ये जो सिस्टम अभी यहाँ पर लाया गया है, जो चेंजेस अभी लाए गए, तो ये हमारे 1947 आज़ादी मिलने तक ही चलता रहेगा। अब लेट 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी को अगर हम देखें तो आर्मी सबसे इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है, जिससे अंग्रेज़ जो है ये इंडियंस को कंट्रोल कर रहे थे और ब्रिटिश राज मेंटेन कर रहे थे। ये किसी भी सिविलियन डिस्टर्बेंस जैसे नेशनलिस्ट एजिटेशन हो गया, वर्कर स्ट्राइक हो गई, प्रिजन मूवमेंट हो गया, तो सप्रेस करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गया था। ठीक है, मतलब इंडियंस को इस तरह से इन्होंने कर दिया था कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट चलेगा ये सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब पुलिस की बात करें तो पुलिस भी तो हुआ करती थी, पर पुलिस हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होती थी, क्योंकि वो पुलिस पर्सोनल जो मोस्टली होते थे ना, सेम कम्युनिटी से हुआ करते थे, जिन पे उस कम्युनिटी का असर भी हुआ करता था, और एक्चुअली कहीं ना कहीं वो निशाने पर भी आ जाते थे। तो पुलिस की चॉइस नहीं हुआ करते थे। वहीं जो आर्मी है वो सोसाइटी से अलग थलग रहा करती थी, अलग अलग एरियाज से बिलोंग करती थी, अलग अलग सोशल ग्रुप से आती थी, और उन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्मी के लिए काफ़ी इजी हो जाता था, पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। पर आर्मी हमेशा इमरजेंसी इसमें ही यूज़ की जाती थी, क्योंकि वो जब सप्रेस करती थी ना तो बहुत ज़ोर से करती थी, और पुलिस थोड़ा इजीली वहाँ की रियलिटीज़ को समझती थी, तो वो थोड़ा सा बेटर वे में उसको हैंडल कर लेती थी। और 1857 को अगर हम देखें और 1857 के बाद जो है ना, ब्रिटिश ट्रूप्स को काफ़ी प्रीफर किया जाने लगा, क्योंकि 1857 में पता है हमें रिवोल्ट हुआ था। तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स है ना, उसको बड़ी संख्या में इंडिया में लाया गया, और एक्चुअली 2 से 3 अगर 2 से 3 इंडियन आर्मीज़ पर एक ब्रिटिश सोल्जर को रखा जाने लगा। ठीक है, तो ये एक रेशियो मेंटेन करने की कोशिश की जाने लगी तब से। ठीक है, अब इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए इंडियन के साथ साठगांठ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इंडिया की आर्मी उस वक्त बहुत बड़ी होती थी, इंडियन पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी था कि उसके साथ साठगांठ भी अच्छी हो, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स की लॉयल्टी के साथ ज़्यादा थी, ना कि कंपनी के साथ। पर आगे के सालों में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है कि इन ब्रिटिशर्स पे जो है ना,
आर्मी का इंडियनाइजेशन करने का प्रेशर भी बहुत पड़ता है, क्योंकि जब बड़े बड़े पद है ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोस्ट है, अभी भी इंडियंस के लिए ओपन नहीं थी, उसमें बस यूरोपियन ऑफिसर्स ही हुआ करते थे। ठीक है, तो जब इंडियनाइजेशन का प्रेशर जब उन पर पड़ रहा था ना, तो 1931 का जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें इंडियन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होना अब शुरू होगा। कहाँ 1931 का टाइम आ गया था, तब जाके ये चीज़ें शुरू होती हैं। अब 1940s में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, और जब 1940s की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब अंग्रेज़ों को अपनी मिलिट्री नीड्स को भी पूरा करना था, इनकी मिलिट्री नीड्स काफ़ी बढ़ गई थी और उन्हें कंसेशन भी चाहिए थे, जिसकी चर्चा हम फिर करेंगे। पर जो कंसेशन दे रहे थे ना, इससे काम चला नहीं, क्योंकि उस वक्त नेशनलिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इंडियन सब इसमें भर चुके थे। नेशनलिज्म की भावना से अच्छी तरह से बढ़ चुके थे। आर्मी की जो लॉयल्टी है ना, इन अंग्रेज़ों की तरफ ख़त्म हो गई थी। उन्हें समझ में आने लगा था कि वो इंडियन आर्मी है जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट करेगी, ना कि अंग्रेज़ों को। ठीक है, अब जब उनकी लॉयल्टी ही ख़त्म हो गई आर्मी की अंग्रेज़ों की तरफ, तो ब्रिटिश राज नॉर्मल था कि अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आर्मी का टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज। आर्मी के लिए अभी हमने बात की कि उसको सिविलियन अथॉरिटी कंट्रोल करती थी। ठीक है, अभी कैसे कंट्रोल करती थी? ये करती थी फाइनेंसेस के थ्रू। ठीक है, इसकी फाइनेंस की चाबी हुआ करती थी यहाँ की सिविलियन अथॉरिटी, मतलब सिविल सर्वेंट्स के पास। ठीक है, तो आर्मी के ऊपर अब कौन बैठ गई? मतलब ब्यूरोक्रेसी। एक तरफ तो आर्मी जो है, आर्मी की मदद से इंडियन एम्पायर चला रही थी कंपनी, जिसका काम बस इतना था कि वो इंग्लैंड, और जो ये सिविल सर्वेंट्स थे, सिविल सर्वेंट्स का काम क्या था कि जो ब्रिटेन में जो पॉलिसीज़ बन रही है ना, उसको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करें। लंदन और इंडिया का अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना ज़्यादा है, देखो। ये हमारा है महान भारत, ये हो गया यूरोप, ये हमारा हो गया इंग्लैंड इधर, ये हमारा हो गया इंग्लैंड इधर भारत। अब उस वक्त ये स्वेज कैनल तो चल ही रहा था, तो ये यहाँ से केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ से जाते थे। कितना मुश्किल कम्युनिकेशन है ना, कितना टाइम लगा, ड्रॉ करने में ही कितना टाइम लग गया। ठीक है, पहुँचने में तो पता नहीं कितना लगता। ठीक है, तो तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, डेली एक्टिविटीज़ के लिए कमांड्स का तो वेट नहीं कर सकते कि कैसे यहाँ से लंदन से कोई कमांड लेकर आएगा और यहाँ पे कितने दिन में पहुँचेगा, तब इन्हें पता चलेगा कि आपने आज करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस वक्त पॉसिबल नहीं थी, इसलिए उनके पास पावर्स थी कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के पास डिस्क्रिशन थी। ठीक है, अपने हिसाब से काम करने के लिए। इसलिए जो क्लाइव डीवे जी हैं, क्लाइव डीवे ये कहेंगे कि वो मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल्स हैं एम्पायर में। ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा है। अब इनकी रिक्रूटमेंट अगर हम देखें तो ये पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी था। ठीक है, जिसमें नॉमिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था। जैसे किसी को भी बना दिया, किसी की भी रिक्रूटमेंट कर ली, ये होता था। ठीक है, और ये नॉमिनेशन करता कौन था? तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट मेथड के लिए मैंने बताया पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और कैसे होता है? नॉमिनेशन के थ्रू। और जो इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये भी बात करता था
कि जो ये रिक्रूटमेंट होनी है ये नॉमिनेशन के थ्रू होनी है, ठीक है। तो ये एक्ट से ये बात आ गई सामने। अब इसके अलावा बात करें तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये एक डिक्लेरेशन भी साइन किया करते थे, जिसमें ये लिख के देते थे कि उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं इस पोस्ट को फेवर करने के लिए, ठीक है। उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी साइन कर दी। एक डिक्लेरेशन साइन कर दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कि इन्होंने पैसे वैसे नहीं लिए। वो डिक्लेरेशन साइन करने के बाद पोस्ट इनके कैंडिडेट को मिल गई, ठीक है। पर इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल तो दिया कि इन्होंने पैसे नहीं लिए, पर सच बोल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। एक्चुअली ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों को ही बनाते थे, इमीडिएट रिश्तेदार को अवॉइड करते थे, जैसे कि सगा भाई बहन, इनको अवॉइड कर दिया क्योंकि इसमें पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा था। तो ये क्या करते थे, थोड़े से दूर के रिश्तेदार को बना देते थे अपना सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा था और ये फंसना भी नहीं चाहते थे। किसको पसंद होगा करप्शन करके फंसना, ठीक है। तो इससे बचने के लिए थोड़े से दूर के रिश्तेदार को ये फेवर करते थे। और जो बर्नार्ड कोहेन जी है ना, ये एक्चुअली हमें शो करते हैं, ये बर्नार्ड कोहेन जी हैं, ये शो करते हैं कि 50 से 60 फैमिलीज थी जो इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा थी। मतलब इनकी 50 से 60 फैमिलीज ऐसी थी जो पूरे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट्स को संभाल रही थी, ठीक है। तो मतलब इतने रिश्तेदार ही बैठे हुए थे इनके, कहीं ना कहीं इन फैमिली से जुड़े हुए थे। और मैंने यूरोपियन फैमिली कहा, ठीक है, ना कि इंडियन, क्योंकि इंडियंस को इससे बाहर रखा गया था। इसका सीधा सा रीज़न ये निकलता है कि ऐसी कोई भी पोस्ट जिसकी सैलरी 500 पाउंड या उससे ज़्यादा थी, तो उस पोस्ट को इंडियंस से बाहर रख, मतलब इंडियंस को वो पोस्ट ही नहीं दी जाती थी। अगर 500 पाउंड से ज़्यादा की सैलरी अगर मिलने वाली है तो इंडियंस इसको ले नहीं सकते, इसलिए इंडियंस के लिए ये बाहर थी। अब एम्पायर साथ में एक्सपेंशन भी कर रहा था, ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, एक्सपेंशन भी हो रहा है, जिससे जो ये है ना सिविल सर्वेंट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ती जा रही थी। जैसे कि गवर्नमेंट के लिए उन्हें ऐसे सर्वेंट्स चाहिए थे जो इंडियन लैंग्वेज और लॉज की जानकारी भी रखते हों। ठीक है, 1 मिनट। आ गया? ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अब मैं कहाँ थी कि ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, एम्पायर भी साथ साथ में एक्सपेंड कर रहा है। और जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स जो वहाँ के हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। और जो गवर्नेंस के लिए ना कंपनी को ऐसे सिविल सर्वेंट्स चाहिए थे जिनको इंडियन लैंग्वेज आती हो और यहाँ के लॉज की जानकारी रखते हो। तो लॉर्ड जो वेलेस्ली है ना, लॉर्ड वेलेस्ली, ये लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के टाइम पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जब लॉर्ड वेलेस्ली आए थे ना तो एक सपना लेकर आए थे कि यहाँ पे एम्पायर बनाएंगे। तो एम्पायर बिल्डिंग का ये सपना लेकर आए। इवन जो इनका मिनट था ना, मिनट ऑफ 1800, इसे वो कहते भी हैं कि ये इंडिया में जो है ना ये टेम्परेरी नहीं है, लंबे टाइम तक चल रहेंगे। तो इस लंबे टाइम के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाते हैं कलकत्ता में। अभी फोर्ट विलियम कॉलेज को कलकत्ता में इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ सभी प्रेसिडेंसीज के सिविल सर्वेंट्स को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी उनकी, और उसके बाद उनको उनकी पोस्ट दे दी जाएगी। पर ये अरेंजमेंट ज़्यादा चला नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और वो वेलेस्ली को ना लिटरली नापसंद करने लगे। इवन इन डायरेक्टर्स को डर लगने लगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, इन पे इनका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, इनके हाथों से चले जाएंगे और जो इनकी सारी लॉयल्टी है ना ये कलकत्ता शिफ्ट हो जाएगी। मतलब वहीं के लोगों की सुनने लगेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे। इसलिए 1802 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, इसको बंद कर दिया। इसके ना को एक लैंग्वेज स्कूल में चेंज कर दिया। तो 1802 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज बंद, इसको एक लैंग्वेज स्कूल बना दिया। अब इसकी जगह ईस्ट इंडिया कॉलेज को लाया गया जो कि हार्टफोर्ड लंदन में हुआ करता था। बाद में इसको हैलीबेरी में 1809 में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ कुछ चेंजेस भी किए गए। जैसे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें एक फाइनल एग्जामिनेशन देना होगा, जिससे पास करने के बाद इन्हें इंडिया में एज ए सिविल सर्वेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो अब क्या चेंजेस हुए? 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनेशन, देन इन्हें इनकी पोस्ट मिल जाएगी। तो इन कैंडिडेट्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नॉमिनेट करने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता था। ठीक है, नॉमिनेशन अभी भी है, गया नहीं है। अभी समझना बहुत मुश्किल है कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह से इंडिया को हेल्प कर सकती थी। एक तो ये बहुत दूर है, लंदन में सारे के सारे हैं। अब इनकी ट्रेनिंग जब पहले से ही इंडिया में हो रही थी, वहाँ थोड़ा बहुत समझ सकते थे कि यहाँ से जुड़ सकते हैं। अब ये लंदन में इंडिया से कैसे जुड़ेंगे, ये समझना मुश्किल था। और उस वक्त कम्युनिकेशन मैंने बात की बहुत डिफ़िकल्ट था। और चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो जाएंगी जब मैकॉले साहब आएंगे। अब मैकॉले साहब आएंगे कि इतना ज़्यादा एंग्लिसाइजेशन को फेवर करते थे कि अभी बस लैंग्वेज को छोड़ कर ना जो सारा करिकुलम है ना उसी को बदल डालेंगे। अब उसमें लैंग्वेज को छोड़कर इंडिया से जुड़ा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें उस वक्त आ जाएंगी जिस चीज़ों को और ख़राब करेंगी। अब 1830 का जब टाइम आएगा तो जो ये ब्यूरोक्रेट्स है ना, इनकी पावर देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अनलिमिटेड पावर मिल गई थी इनको। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे ही, साथ में रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स इन्हें वापस मिल गए और मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी इन्हें मिल गई और जुडिशियल पावर्स भी इनके हाथों में आ गई थी। ठीक है, इनकी जो पावर्स पिछले एक्ट्स में जो कम हुई थी, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी, अब इन्हें कुछ हद तक वापस मिल गई थी। और जो कई नए एरियाज़ थे जैसे पंजाब और असम का कुछ एरियाज़ अभी इन अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। तो इन जो नए एरियाज़ थे ना, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इवन और ज़्यादा पावरफुल थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी और पावर्स भी इनके पास बेहिसाब थी कि अपने हिसाब से उस एरिया में रूल कर सकते थे। और एम्पायर तो एक्सटेंड कर ही रहा था धीरे धीरे। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा था वैसे वैसे ये इनका रोल भी बदलता जा रहा था। तो इस जो ब्यूरोक्रेटिक जैसे एम्पायर एक्सटेंड कर रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, इसको भी और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों। अब ये महसूस होने लगा कि जो इनका जो पेट्रोनस सिस्टम है ना, अब ये काम नहीं कर सकता। इन्हें भी अब दिखने लग गया कि ये चीज़ों को ना रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तब एक इसके लिए कंपटीशन लाया गया, मतलब कंपटीशन को सजेस्ट किया गया कि जिसके तहत जो इंग्लैंड के जो मिडिल क्लास है ना, उसमें जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको आगे लाया जाए, जो मतलब अच्छे कैंडिडेट्स को बुलाया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो इसकी पहली बार बात चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बात की जाएगी कि कंपटीशन के थ्रू जो टैलेंट्स है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उसको सामने लाया जाए ताकि वो बेटर तरीके से काम कर सके, क्योंकि एम्पायर को अब और ढंग से चलाने की ज़रूरत है। तभी कंपटीशन का प्रोसेस लाया गया, पर ये कंपटीशन अभी भी सबके लिए ओपन नहीं था।
स्टिल वही लोग कंप्लीट कर सकते थे जिन्हें कंपनी के डायरेक्टर्स ने नॉमिनेट किया हो। ठीक है, अब एग्ज़ाम भी देने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जिसमें जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ना नॉमिनेट कर रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अभी भी प्रोसेस कुछ खास बदली नहीं थी। नॉमिनेट करके ही लोग कंपटीशन करने आ रहे थे। तो फाइनली अब इसके लिए फाइनल स्टेप होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें कहा गया कि ये जो कंपटीशन है ना ये सबके लिए है। जो भी ऐसे लोग जो जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ हो वो अब इसके लिए एलिजिबल है, वो एक एग्ज़ाम देंगे जिसके थ्रू उनको रिक्रूटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अरेंजमेंट बना दी गई। और जो हैली बेरी कॉलेज है इसको 1858 में अबोलिश कर दिया गया और इसकी जगह सिविल सर्विस कमीशन लाया गया जो कि एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा इंग्लैंड में। ओके, तो ये सिविल सर्विसेज कमीशन है, ये एनुअल एग्जामिनेशन इंग्लैंड में कंडक्ट करेगा। और ये एग्ज़ाम जो है साल में एक बार, जैसे एनुअल साल में एक बार होनी थी इंग्लैंड में, इस तरह सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी का जो स्टील फ्रेम है ना ये तैयार हो गया कि जिसपे ये पूरा का पूरा एम्पायर अब बेस करेगा, इसकी ब्यूरोक्रेसी अब बेस करेगी इन सिविल सर्वेंट्स पे। और ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो ग्राउंड लेवल पे एम्पायर की ज़रूरतों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अब यहाँ पे इंडियंस की अगर हम बात करें तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में इंडियन के लिए को सबऑर्डिनेट पोजीशन पर जगह दी गई। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट पोजीशन पर जगह दी गई जिसे अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज कहा गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स क्या था? अभी मैंने इसकी बात नहीं की। जो इंग्लैंड से सिविल सर्वेंट्स आ रहे थे उन्हें कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स कहा गया और जो अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स है जो सबऑर्डिनेट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं उन्हें अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स कहा गया। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये सबऑर्डिनेट पोजीशंस पे ये आ गई। अब जैसे हमने बात की थी पहले ही, अभी वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1813 के बाद से ही सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए इंडियनाइजेशन शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब है सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज है ना उस पर इंडिया के लोग काम करें। और ये जो इंडियनाइजेशन है ना जुडिशरी में हमें खासकर देखने को मिलेगा। और लॉर्ड बेंटिक भी इसको फेवर करेंगे क्योंकि उन्हें पता था कि लोकल जो नीड्स है ना वो इंडियंस ही बेटर समझ सकते हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा और वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट ही कर देंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे। अब 1831 में रेगुलेशन लेके आया जाएगा जिसमें इंडियन जुडिशियल ऑफिसर्स की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा और कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज की हमने बात की, उससे छेड़छाड़ नहीं रखा जाएगा। इंडियंस अभी भी बाहर रहेंगे, इनके लिए चीज़ें अभी भी बहुत मुश्किल थी। अब इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो इंडियंस के लिए ना रास्ता फाइनली हमें ओपन होगा 1853 में। 1853 में इंडियंस के लिए फाइनली गेट्स खुल जाएंगे सिविल सर्विसेज के लिए। पर चीज़ें अभी भी बहुत मुश्किल थी। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना उस वक्त बस इंग्लैंड में हुआ करती थी। इस वक्त इंडियन नेशनलिस्ट काफ़ी एक्टिव तो थे। 1830s के बाद देखेंगे आप, ये जो टाइम पीरियड है
1853 का नेशनलिस्ट जो है ना, वो पर पेटिशन डालते थे कि इंडियंस को ये सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिले, पर ये बार बार इनकी मांग को रिजेक्ट कर देती थी। और 1853 में जो गेट्स ओपन भी हुए थे ना, वो किसी काम के थे नहीं, क्योंकि वो उस वक्त एग्ज़ाम जो होता था इंग्लैंड में होता था, और उसकी एज भी बहुत कम रखी जाती थी। तो इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल था कि वो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे, तैयारी करें, और उसके लिए बहुत जो अच्छे, मतलब जिनकी रैंक बहुत अच्छी आती थी ना, उसको ही इंडिया में जॉब मिल पाती थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस के लिए रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल था। अब आगे और कहानी आगे चलती है कि गवर्नमेंट जो है ना, ये पेटिशंस को ना हमेशा रिजेक्ट कर करके भी परेशान थी। वो ना इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लाया जाए जिससे ये नेशनलिस्ट है ना, ये खुश हो जाए। अब 1870s में ना एक जो ये अंग्रेज है, ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। 1870s में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को ये अंग्रेज लेकर आए। अब इसमें जो ऐसे इंडियंस हैं जो एबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो उन्हें उस पोस्ट पर जगह दी जाएगी जो अब तक यूरोपियन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए रिजर्व हुआ करती थी। अब लॉर्ड लिटन जो है ना, इसको पहले ही भाप लेंगे कि किसी काम की है ही नहीं, कि जो पोस्ट इन्हें दी जाएगी ना यूरोपियन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो एबल लोगों को नहीं दी जाएगी। कि जो गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स, बड़ी बड़ी फैमिलीज़, इनसे अब रिक्रूट करेंगे। तो लॉर्ड लिटन इससे पहले ही समझ लेते हैं और इसको फेवर भी करेंगे कि ठीक है, मतलब एबल इंडियन के लिए यहाँ पे अभी भी कोई जगह थी नहीं। अब लॉर्ड रिपन, इनका टाइम पीरियड देखें तो 1880 से 84 के टाइम पे आएंगे। ये बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाएंगे। कुछ रिफॉर्म्स इनके अलग से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जब लॉर्ड रिपन उस समय समझ रहे थे कि जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखना एक्चुअली एम्पायर के लिए ही बहुत खतरनाक है। लॉर्ड रिपन इंडिया में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को काफ़ी फेवर करेंगे, जिससे जो काबिलियत रखने वाले इंडियन कोऑर्डिनेटेड सर्विस में आ सके, मतलब ऐसे इंडियन जो एलिजिबिलिटी रखते हैं उन्हें जगह दी जाए। पर अगेन यूरोपियंस को ये बात पसंद नहीं आएगी कि वो ऐसे कैसे पावर शेयर करें इंडियन के साथ, इसलिए वो अभी अगेन रिजेक्ट कर देंगे। और 1857 की क्रांति के बाद देखें तो जो सिविल सर्वेंट्स थे ना, जो कोऑपरेटिव सिविल सर्वेंट्स जो काम कर रहे थे, वो खुद को ना इनसिक्योर भी समझने लगे थे, वो थोड़ा डरने लगे थे। इसलिए भी वो चाह रहे थे इंडियन से और बाहर ही रहें। और इवन वहाँ की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ना, वो बार बार गवर्नमेंट को एक्यूज़ भी कर रही थी इसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि वो इंडियन को फेवर करें कि ये इंडियन सिविल सर्विसेज में आ सकें। और वहीं पे नेशनलिस्ट थे, इंडियंस थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें इन सर्विसेज के अंदर लाया जाए। अब फाइनली इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है इससे परेशान हो जाएगी और इंडिया के साथ पावर शेयर तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ना एक सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लेकर आएगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया 1882 को। ये एक्चुअली एक मिडल फॉर्मूला था कि इन्हें सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है ये इंडियंस के लिए को ना देने के लिए ये बीच का सेटलमेंट किया गया था
तो ठीक है, अब इसके तहत लेकिन इंडियंस को इससे बहुत पावर मिलेगी, जैसे कि जो लोकल म्यूनसिपालिटीज़ रूरल बॉडीज़ हो गई, अर्बन बॉडीज़ हो गई, इसमें जो पावर है ना लोकल लोगों के हाथ में आई, मतलब लोकल म्यूनसिपालिटीज़ के हाथ में आई। ठीक है, वो उनके लिए काम करेगी। अब 1883 और 84 का टाइम आएगा तो एक कंट्रोवर्शियल बिल आएगा जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। ठीक है, अभी इल्बर्ट बिल क्या कहता था? अभी इल्बर्ट बिल ये कहता था कि जो इंडियन मैजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपियन सब्जेक्ट्स का भी ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तब ये लाया गया। अब ये बात जब वहाँ के लोगों ने सुनी, इंग्लैंड के लोगों को ये बात पता चली कि जो इंग्लैंड के लोग जो खुद को इतना सुपीरियर समझते हैं और इंडियंस को इतना इन्फीरियर समझते हैं, अब वो इंडियंस इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इनका भी ट्रायल ले सकते हैं। तो अब ये इनको बहुत ख़राब है, इसका ज़बरदस्त विद्रोह हुआ जिसने इंडियंस की कम से कम ये आंखें खोली कि ये कभी रूल ऑफ लॉ की जो ये बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये कभी ना समझेंगे ना देंगे। ठीक है, तो इंडिया के लिए वो एक आई ओपनर सिचुएशन था। फाइनली जो ये स्ट्रक्चर है ना 1892 में थोड़ा चेंज होगा। तो 1892 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिसने 5 साल पहले अपनी रिपोर्ट दी थी 1892 में, उसके तहत उस रिकमेंडेशन पे बेस करते हुए 1892 में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, इसने जो रिकमेंडेशन दिया था इसके तहत जो रिफॉर्म लाए गए थे, तो ये नए रेगुलेशन में कोऑपरेटिव सिविल सर्विसेज है ना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, लेकिन इसका नाम ज़रूर दिया गया। इसका कोऑपरेटिव सिविल सर्विसेज नाम बदलकर इंडियन सिविल सर्विसेज इसका नाम रखा गया, और अनकोऑपरेटेड सिविल सर्विसेज जिसका उसको सबऑर्डिनेट पोजीशंस के लिए बनाया गया था, जो कि थोड़ा डेरोगेटरी भी लग रहा था, उसका नाम बदलकर अब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज रखा गया। ठीक है, अब जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज थी, जो कि अभी हमने बात की थी, जिसकी पोस्ट को रिजर्व किया गया था एबल इंडियंस के लिए, पर वो मिलती किसको थी? ऊंची फैमिलीज़ के लोगों को, या फिर ऐसे लोग जो इसको ब्रिटिश बहुत पसंद करते थे। तो अब इसको अबोलिश कर दिया गया, और जो ये पोस्ट खाली हुई ना, अब उसको फुलफिल करने के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लोग को जो प्रमोशन मिलेगी उसके तहत इसको फिल किया जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइनली 1919 में आएगा, जो कि बात करेगा कि सेपरेट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है इंडिया में भी कंडक्ट करा जाए। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एक्ट था, जिसके तहत अब एक सेपरेट, मैंने सिमल्टेनियस नहीं बोला, सेपरेट बोला कि इंग्लैंड में भी अभी भी होगा, और अब ये एग्ज़ाम इंडिया में भी होगा। तो फर्स्ट जो एग्ज़ामिनेशन है वो इलाहाबाद में कंडक्ट कराया गया फ़ैब 1922 में। ठीक है, जिसके तहत इंडिया में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की शुरुआत हुई, और 1941 तक देखें तो मतलब ये इंडिया में इतनी ज़्यादा इंडियन सिविल सर्वेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स को भी एक्चुअली सरपास कर जाएगी, उनसे कहीं ज़्यादा आउट नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम ब्यूरोक्रेटिक डिस्पोटिज्म पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम 1858 से 1919 के टाइम पीरियड को ब्यूरोक्रेटिक डिस्पोटिज्म की तरह देखें, मतलब ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाते थे, वो 1900, इसको हम ब्यूरोक्रेटिक डिस्पोटिज्म कहेंगे। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो 1919 के बाद के टाइम देखें तो ये चीज़ें कहीं ना डिमिनिश, मतलब बर्बाद होती हुई दिखती हैं, कि अब वो 1919 के बाद ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। 1937 का अगर टाइम पीरियड देखें कि इंडियन मिनिस्टर्स प्रोविंसेस में आ रहे थे, पर वो भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको ग्राउंड का उतना पता वता नहीं रहता था। और जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे कि ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, तो इनको समझ भी बहुत ज़्यादा होती थी, नॉलेज ज़्यादा रहती थी, और ये लोकल पावर्स के साथ ना साठ गांठ भी रखते थे। ठीक है,
तो जैसे जैसे सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन शुरू हुआ, एम्पायर का रूल कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक है, तो जिस तरह से जब एम्पायर कमज़ोर पड़ेगा तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का जो रास्ता है ना, वो भी अब इजी होने लगा, मतलब दिखने लग गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस है हमें कितनी अच्छी तरह से मिला। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज है ना, फाइनली आज़ादी के बाद भी ये कंटिन्यू रही, और इसका एक्चुअली बस नाम बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुआ। ऐसा ज़्यादा कुछ खास इसमें बदलाव नहीं किए गए। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक देखते हैं, रेजिडेंट्स एंड पैरामाउंटसी। ठीक है, अब ये रेजिडेंट्स एंड पैरामाउंटसी क्या है, अपने इंडियन सिविल सर्विसेज पढ़ लिया। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये ऐसी जगह थी जहाँ पे सिविल सर्विसेज थी, स्टील फ्रेम था, सारी चीज़ें काम कर रही थी। पर ऐसे भी कई एरियाज से 2/5 एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटेन अभी भी इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। वहाँ के रूलर वहाँ के एरिया को चला रहे थे। ये थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट्स और पॉलिटिकल एजेंट्स के थ्रू ही अभी तक काम चल रहा था। पहले कंपनी फिर क्राउन डायरेक्ट रूल कर रहे थे। शुरुआत में कंपनी की प्रायोरिटी ट्रेड थी, हमें पता है। ठीक है, तो ये रेजिडेंट कंपनी की ट्रेड, तो ये जो रेजिडेंट्स हुआ करते हैं ना, कंपनी के ट्रेड इंटरेस्ट के लिए ही काम करते थे। जैसे कि शुरुआत में वो ट्रेड के लिए आए, तो जो रेजिडेंट्स है ना, ये भी ऐसी कोशिश करेंगे कि उनका ट्रेड फलता फूलता रहे, बाकी चीज़ों से इन्हें मतलब नहीं थी। धीरे धीरे पॉलिटिकल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने लगेंगे। ब्रिटिश राज और से जो है ना, ये उनके साथ काम करेंगे, और एक एक्चुअली बाद में ना कड़ी की तरह काम करेंगे। जो ये रेजिडेंट्स है ना, ये कड़ी की तरह काम करने लगेंगे। जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स है ना, और उसके साथ साथ ब्रिटेन है, उनके बीच में ये कड़ी की तरह काम करेंगे रेजिडेंट्स। हमारे एक हिस्टोरियन है माइकल फिशर जी। आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही ना यूनिक सिस्टम हुआ करता था, जो कि यूरोपियन ट्रेडिशंस में नहीं मिलता। और जो ये मुग़ल सिस्टम में जो वकील हुआ करता था ना, उससे भी ये बहुत अलग है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है वकील। अब ये वकील कौन सी चिड़िया है, देखते हैं। अब वकील अगर हिंदी में देखें तो हम वकील का सीधा सीधा मतलब होता है लॉयर्स, मतलब इंग्लिश में इसको लॉयर्स कहते हैं, वकील। अब मुग़ल सिस्टम में ये देखें तो वकील जो एम्पायर हुआ करता था ना, उससे जुड़े कई सारे काम किया करता था। ऐसे उनके अफेयर्स को संभाला, वज़ीर की तरह ये काम किया करता था। और उस वक्त बहुत सारे नोबल्स हुआ करते थे मुग़ल सिस्टम के, बहुत सारे राजा रजवाड़े हुआ करते थे जो वकील्स को अपॉइंट करते थे। ये उन्हें रिप्रेजेंट भी मुग़ल कोर्ट में रिप्रेजेंट भी किया करते थे। तो ये कई तरह के काम किया करते थे। तो ये वो थे वकील। ठीक है, जैसे कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट करना, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो रेजिडेंट्स है ना, ये थोड़ा डिफरेंट हुआ करते थे। तो ये इसी तरह से डिफरेंट हुआ करते थे। और बाद में हम देखते हैं तो ये जो वकील सिस्टम है, ये बाद में सक्सेसर स्टेट्स है ना, अवध, बंगाल, ये सब भी अडॉप्ट कर लेंगे। और रेजिडेंसी सिस्टम को देखेंगे तो ये सॉवरेनिटी को भी ना बहुत अलग अलग तरह से अफेक्ट करा था, और एक्चुअली रीडिफाइन ही कर देगा इनकी सॉवरेनिटी को। इंडियन स्टेट्स के पास अब इनकी डोमेस्टिक सॉवरेनिटी ही रह जाएगी, बॉर्डर्स के बाहर सॉवरेनिटी इनकी नहीं रह जाएगी, इनके पास कोई पावर बचेगी नहीं। अब हम जो डोमेस्टिक सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं ना, वो भी एरिया टू एरिया डिफरेंट थी। जिस तरह की ट्रीटी उतना ही एरिया पावर इनके पास था। इनके एरिया में ज़्यादातर मामलों में देखें तो अंग्रेज़ इन्हें इतना कमज़ोर कर देते थे कि ये बस उनके पपेट्स ही बन के रह गए थे। कुछ था नहीं इनके पास। पैलेस तक ही इनकी सॉवरेनिटी थी, वहीं तक लोग सुनते थे पैलेस में, उसके बाहर इनकी कोई नहीं सुन रहा था। ठीक है, तो सॉवरेनिटी इनकी कहीं ना कहीं डिमिनिश होती जा रही थी। पर ये डायरेक्टली रूल कर क्यों रही थी,
यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों कर रही थी, डायरेक्टली भी तो कर सकती है, इतनी पावरफुल थी तो डायरेक्ट कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो ये क्यों नहीं कर रही थी, तो इसका ये रीज़न निकल के आता है कि जो स्टेट्स है ना बहुत वीक हो चुके थे, ये काफ़ी वीक थे, ये काफ़ी वीक थे और चैलेंज नहीं करते थे। कंपनी के लिए भी फ़ायदा था कि कौन इनके एरिया को मेंटेन करे, उनको तो बस पैसा कमाना है। ठीक है, तो क्यों इनको फालतू में डायरेक्ट रूल करना। ठीक है, उसके अलावा दूसरा रीज़न देखिए कि ऐसे कई रिमोट एरियाज थे जो उनके काम के नहीं थे, ज़्यादा कुछ पैसा वैसा आ ही नहीं रहा था, और वहाँ पे जाते थे तो लोग उनको बहुत नफरत से देखते थे, मरने मारने को तैयार हो जाते थे, तो अंग्रेज उस एरिया से भी दूरी रहा करते थे। और कई एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ज़मीनें ही इतनी अच्छी नहीं थी, सूखा पड़ा है, रिवेन्यू जनरेशन हो नहीं सकता, तो अंग्रेज वहाँ पे जाते ही नहीं थे, कहते थे उन एरिया से भी बहुत दूर रहते थे। और डायरेक्ट रूल के लिए उनको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते थे, जैसे कि जाएंगे अब वहाँ के राजा से युद्ध करेंगे, युद्ध में खर्चा होगा, इससे बेहतर है अरेंजमेंट बीच की साठ गांठ कर लो, ये दोनों एक दूसरे की काम आएंगे। और ये अंग्रेज थे ही लालची, ये बस पैसा समेटना चाहते थे, इनको और सब किसी चीज़ से मतलब था नहीं। ठीक है, तो फाइनली हम देखते रहे जैसे जैसे एम्पायर में इनडायरेक्ट रूल बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ये रेजिडेंसी सिस्टम है ना, ये भी और बढ़ता जा रहा था। इसमें भी हमें बहुत सारे एवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो अच्छा, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, आइडियोलॉजिकल पुश एंड पुल्स। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि गवर्नमेंट मतलब होम गवर्नमेंट लंदन वगैरह में क्या चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे उनकी क्या आइडियोलॉजी चल रही है, किस एरिया में क्या कंडीशन है, तो इन सब चीज़ों से भी ये चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये रेजिडेंसी सिस्टम किस तरह से चेंज हो रहा था, तो जब हमारे माइकल फिशर जी है ना, ये 3 फेजेस को हमें दिखाएंगे। तो जो फर्स्ट फेज़ है ना 1764 से 67 में आएगा। तो ये 1764 से संतान सॉरी ये 1764 से 97 के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। 1764 से ये क्यों शुरू होता है, क्योंकि ये टाइम था बैटल ऑफ बक्सर का। अब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जब माइकल फिशर जी है ना, ये 1857 तक हमें 3 फेजेस शो करेंगे। और 1764 से 97 में हमने देखा कि बैटल ऑफ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसके बाद मुर्शिदाबाद, अवध और हैदराबाद, मतलब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में आपको पता होगा कि इन्होंने मुगल्स को भी हरा दिया था। ठीक है, कम अवध को भी हरा दिया, साथ में बंगाल के नवाब को भी हरा दिया। तो बहुत बड़ा एरिया इनके डायरेक्ट कंट्रोल में तो नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। तो जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में आया था उसमें इन्होंने मुर्शिदाबाद, अवध और हैदराबाद, इन तीनों एरिया में अपने रेजिडेंट्स को बिठा दिया। तो ये 3 पहली जगह थी जहाँ पे इन्होंने अपने रेजिडेंट्स को बिठाया था। अभी अभी भी ये टाइम था जहाँ पे कंपनी को ये नहीं पता था कि उन्हें बाद में जाके इन एरियाज़ में एम्पायर बिल्डअप करना है, और इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह से ये आगे बढ़ेंगी तो ये कभी एम्पायर भी बना पाएंगी। इसलिए रेजिडेंट्स भी अभी बहुत अपना लिमिटेड काम करते थे। ठीक है, 9 to 5 की जॉब करते थे, बस आराम से घर आ जाते थे, इस टाइप की इनकी जॉब थी। ठीक है, अब सेकंड फेज़ में इनके थोड़े नखरे बढ़ गए। तो सेकंड फेज़ शुरू होता है 1798 से 1840, जब ये लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे। 1798 से 1805 तक ये लाएंगे अपना पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस। ठीक है, और हमने लॉर्ड वेलेस्ली पे अभी बात की है कि एक सपना भी लेकर आए थे कि इन्हें यहाँ पे एम्पायर बनाना है। ठीक है, इस एम्पायर के सपने को भी बढ़ाने के लिए पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस लाएंगे। अब सब्सिडरी अलाइंस को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होता था कि इसमें ये ना फोर्स करती थी यहाँ के स्टेट्स को कि इनकी एरिया में कंपनी की आर्मी को इस्टेब्लिश किया जाए, और जिसका खर्चा ये इंडियन स्टेट्स ही देंगी। और जब ये कोई भी
रूलर जो है, कोई भी राजा रजवाड़े हैं, ये अगर सब्सिडी अलायंस की अगर ट्रीटी को साइन करती थी तो इसका मतलब ये होता था कि अब ये और किसी ब्रिटिश और किसी यूरोपियन पावर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगी। इसके अलावा ये और भी जो अदर स्टेट्स हैं उनके साथ भी कोई साठ गांठ ट्रीटी वगैरह नहीं करेगी। अगर करनी है तो पहले रेजिडेंट्स की परमिशन लेंगे। आर्मी का खर्चा यही उठाएगी और अगर ये आर्मी का खर्चा नहीं उठाती है ना तो इनका जो स्टेट है ना, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ये सीज कर लेंगी। ठीक है। और जो ये आर्मी के खर्चे की मैंने बात की ना, तो ये लोग इतने चालाक थे ना कि कई बार अपने मनमाना खर्चा थोप देते थे ताकि ये फेल कर जाए, पैसे दे ही ना पाए, जानबूझ के परेशान करने के लिए करते थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही थी। तो हमने देखा ये चीज़ें हुई। अब इसमें सीधा सीधा ये हमें देखने को मिलता है कि जो है ना, स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी ही खो देती थी। अब ये कैसे खो देती थी? अब जब स्टेट में अपनी आर्मी ही नहीं है तो कहाँ की सॉवरेनिटी बचेगी? नहीं बचेगी। तो ये इस ट्रीटी के तहत देखा कि सब्सिडरी अलायंस में ये जो रूलर्स थे ना, अपनी सॉवरेनिटी खो देते थे। अब इस अलायंस के बाद देखें तो जो रेजिडेंट्स है ना, ये भी ना, ये लोग जानबूझ के रूलर्स को परेशान किया करते थे ताकि इनकी जो टेरिटरी है ना, इसमें कंपनी कब्जा कर ले। अब जो वेलेस्ले है ना, ये इनकी सब्सिडरी अलायंस के साथ ना कंपनी का खर्चा बहुत होने लग गया। अब जब खर्चा बढ़ा, ठीक है, क्योंकि खर्चा कैसे बढ़ रहा था? क्योंकि ये जब बार बार ये इंडियन रूलर्स को परेशान कर रहे थे तो इंडियन रूलर्स भी इनको जवाब देते थे, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों में ना, इन सब खर्चा बहुत हो रहा था। तो जो वहाँ पे की जो कंपनी बैठी है, मतलब इंग्लैंड में जो कंपनी के मेंबर्स बैठे हैं ना, उनको पसंद नहीं आया कि जो वेलेस्ले का है ये खर्चा इतना कर रहा है, कमा के तो नहीं दे रहा है, खर्चा बहुत कर रहा है। तो वेलेस्ले को इसलिए हटा दिया जाएगा और सब्सिडरी अलायंस भी एक रुक जाएगी। इसके बाद जब कॉर्नवालिस आएंगे, इसके बाद अब कॉर्नवालिस आए तो कॉर्नवालिस आएंगे 1805 में कॉर्नवालिस आए। अभी एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस लेके आए कि अब ये कहेंगे कि हम दखल अंदाजी अब बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बस पैसा कमा के दो, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर ये बोलते ही कुछ टाइम बाद ये मर जाएंगे। अभी इनकी मृत्यु होगी तो फिर से अंग्रेज अपने वापस से टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू कर देंगे, भूल जाएंगे कि ये कॉर्नवालिस ने क्या कहा था। और ये रेजिडेंट्स भी अपने एरिया में जानबूझ के रूलर्स को फिर से परेशान करेंगे। ठीक है। और यहाँ तक कि जो ऐसे लोग जो पहले राजा की मक्खनबाजी किया करते थे, अब वो रेजिडेंट्स के आगे पीछे मक्खनबाजी करेंगे अपना काम निकलवाने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से ये रेजिडेंट का रोल इस टाइम पर किस तरह से बदल गया और वो किस तरह से रूलर को ओवर पावर करने लगा था। ठीक है। तो ये हो गया। अब 1841 तक ये चीज़ें चलती रही। अब ये चला तीसरा फेज़ जब तक नहीं आया। तीसरा फेज़ देखें तो ये आया 1841 से 57 के बीच, ये आ गया तीसरा फेज़। अब ये क्यों आया? ये टाइम था अफ़गान वॉर्स का। ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन स्टेट्स में ये क्या करते थे, किसी इंडियन स्टेट में गए, मतलब जैसे हैदराबाद है, यहाँ गए, यहाँ के रूलर को, वैसे तो यहाँ के रूलर को हराया, वहाँ पे अपना रेजिडेंट बिठाया और वापस आ गए। थोड़ी बहुत आर्मी बिठा दी साथ में, बस आ गए। ठीक है। तो ये हो गया। ये सेम चीज़ अफ़गानिस्तान के लिए करेंगे। ठीक है। सेम चीज़ ये अफ़गानिस्तान के लिए करेंगे। वहाँ पे गए, अपनी मर्जी का रूलर बिठाया और रेजिडेंट बिठाया, आर्मी सेट कर दी और वहाँ से चले आए। पर अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी। ये लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए।
और वहाँ के जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आया कि जो ये इनका राजा है ये अंग्रेज़ों का चमचा हो। उन्होंने लिटरली मार दिया वहाँ के रेजिडेंट को और वहाँ की आर्मी को भी खदेड़ दिया। खैर बुरी बात ये है कि आर्मी उनकी इंडियंस ही हुआ करते थे, इंडियंस के लोग ही वहाँ की आर्मी में हुआ करते थे। पर हुआ तो ये रेजिडेंट सिस्टम है ना अफ़गानिस्तान में फेल हो गया। ओके। और उसके अलावा ये हमारे डलहौजी साहब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आ गए। अब इसके तहत कोई अगर नेचुरल और बायोलॉजिकल मेल सक्सेसर नहीं है किसी राजा का, ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर उसकी टेरिटरी पर कंपनी कब्जा कर लेगी। अब ये भी ले आए लॉर्ड डलहौजी जी, अब ये ले आए तो उसके तहत अवध, झांसी, सतारा और पंजाब के कुछ हिस्से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कंपनी के अंदर आ गए। अब ये भी हो गया। तो अब हमें ये देखने को मिलता है कि अब इतना बुरा प्रभाव, रिवोल्ट हो गया, ठीक है, मतलब बवाल हुआ, यहाँ के रूलर्स को गुस्सा आया और बवाल में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। अब यहाँ पे अंग्रेजों को एक चीज़ देखने को मिली, अब वो क्या थी कि 1857 में ग्वालियर, हैदराबाद जैसे कई एरियाज थे जो इनके सपोर्ट में निकल के आए, जहाँ पर ये इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे, ठीक है। अब और ऐसे एरिया जहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट रूल करने की कोशिश की वहाँ पे इन्हें अच्छा खासा रिवोल्ट देखना पड़ा। और 1857 का रिवोल्ट अब कोई छोटा मोटा रिवोल्ट नहीं था, अपने आप में ज़बरदस्त रिवोल्ट था। कंपनी वहाँ पे मुश्किल हो जाता उसको टैकल करना, ठीक है, मतलब लोहे के चने चबवा दिए थे, इतना भयानक रिवोल्ट था वो, ठीक है। तो कंपनी को यहाँ पर ये दिख गया कि जो ऐसे स्टेट इनडायरेक्ट रूल वाले काफ़ी हेल्पफुल थे एक्चुअली, और डायरेक्ट रूल करना इन्हें काफ़ी महंगा और मुश्किल था कि वो डायरेक्ट रूल नहीं कर पाएंगे। तो 1 नवंबर 1858 तो 1 नवंबर 1858 को क्वीन प्रोक्लेमेशन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेटिव प्रिंसेस के लिए राइट्स, डिग्निटी, ऑनर की बात की जाएगी। मतलब अभी सीधा सीधा कह देंगे कि हम फिजूल में एनेक्सेशन नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो बात की कही गई थी, तो उस वक्त जो हमारे वाइसराय आए थे 1858 के बाद से गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसराय की पोस्ट बना दिया गया था, ठीक है। तो उस वक्त जो वाइसराय आएंगे, लॉर्ड कैनिंग आएंगे, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से शिफ्ट कर जाएंगे और कहेंगे कि अब रूलर्स के पास पावर है कि वो अपने हिसाब से हेयर्स चुन सकते हैं, अपने प्रिंस को चुन सकते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये एक लेकिन चीज़ छोटी सी समझ लो कि स्टेट्स को ना फ्रीडम बस नाम की ही देती थी, रियल में नहीं देती थी, ठीक है। इन्हें जब ज़रूरत पड़ती थी ये इन फ्रीडम्स को छीन लेते थे, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था ये करेंगे। तो इसलिए बस यहाँ पे चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ पे एक आइडिया ऑफ कंसोलिडेशन लेके आते हैं कि अब इन्हें ये समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे कंट्रोल करने की जगह कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, कि मतलब अब इनको मिला के काम किया जाए, ना कि इन पे डायरेक्ट रूल किया जाए, ठीक है। तो बस अब जैसे कि मैंने बात की, ये फ्रीडम देंगे नहीं, ज़रूरत के हिसाब से रिफॉर्म लाते रहेंगे और यहाँ के इंटरनल मैटर्स में घुसते रहेंगे, जिसका एग्ज़ाम्पल भी हम देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल था मल्हार राव गायकवाड़, ठीक है। उनकी पद से 1875 में हटा दिया गया था और रीज़न क्या दिया कि उन्होंने इनके एरिया में ग्रोस मिसरूल हुआ था, ठीक है। अब ऐसे चार्जेस क्यों लगाए गए थे समझ लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, जल्दी से समझ लेंगे। ये जो मल्हार राव जी हैं,
क्रांतिकारी विचारधाराओं से ना बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम को काफ़ी फेवर किया करते थे, मतलब विचारधारा इनकी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हुआ करती थी। तो ये अंग्रेज़ों को ना बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो ये उस वक्त के रेजिडेंट्स हैं, ये रेजिडेंट है, इनका नाम है रॉबर्ट फायर। ये एक दिन जाते हैं इनसे मिलने, इनके घर डिनर पे। अब वहाँ पे गए, इनको एक ऑरेंज जूस सर्व किया गया जिसके बेसिस पे ये रॉबर्ट फायर ने कंप्लेंट की कि इसमें डायमंड के टुकड़े मिलाए गए हैं जिससे ये मर जाए। ठीक है, तो इन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की है। तो इस पे एक कमीशन बैठी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कमीशन बिठाई जिसने बिना किसी सबूत के खुद आपसी सहमति से इनको एक गिल्टी घोषित कर दिया और सारे इल्ज़ाम इन पे लगा दिए कि इन्होंने इनको मारने की कोशिश की और उन्हें इनकी पद से हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेज़ों का मकसद ही यही था कि ये बस ज़रूरत पड़ने पे इंटरफेरेंस करते रहते थे। ठीक है, ऐसी कोई ख़ास फ्रीडम देते नहीं थे। अब आगे चलते हैं। अब 1870s आते आते 1870s अगर टाइम देखें तो ये टाइम था इंडियन नेशनलिज्म बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था, यहाँ के लोगों को दिखने लग गया था। अब लॉर्ड लिटन इन प्रिंसेस को देख तो रहे थे कि ये नेचुरल लीडर्स बन सकते हैं, पर बन नहीं रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये ब्रिटिशर्स है ना, इन्होंने एक हायरार्की सेट कर दी थी। एक हायरार्की सेट कर दी थी, जैसे कि एक सबऑर्डिनेट है, उसके ऊपर कोई और बैठा है, उसके ऊपर कोई और बैठा है, फिर उसके ऊपर कोई बैठा है। तो इस तरह से हायरार्की सेट कर दी थी कि अल्टीमेट कंट्रोल सीधा किंग के हाथों में पहुंचती थी। ठीक है, तो इस तरह से हायरार्की सेट कर दी थी जिसका फ़ायदा तो ये ब्रिटिश राज है ना, सॉरी एक मिनट, मैं बता रही थी आपको कि जो ब्रिटिशर्स ने जो हायरार्की सेट कर दी थी ना, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल लीडर्स है ना, जो प्रिंस है ना, ये नेचुरल लीडर्स की तरह काम नहीं कर पाते। जो लॉर्ड रिटन है, ये लॉर्ड रिटन जी कहेंगे, क्योंकि जो यहाँ के जो लोग के जो नेचुरल लीडर्स है ना, ये एक्चुअली यहाँ के राजा वगैरह हैं, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो इन्हें ना ब्रिटिश हायरार्की में सेट कर दिया गया है। अब ब्रिटिश हायरार्की में जैसे कि कोई सबऑर्डिनेट है, इसके ऊपर कोई और है, तो इसके ऊपर कोई और है, तो इसमें ना इसको सेट कर दिया है, इनको जगह मिल गई है। और कहीं ना कहीं ये ना जो ब्रिटिश राज है उसको लेजिटिमेसी देते हैं कि हाँ, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे जैसे कोई आम लोग हैं, उनके लिए उनका राजा वही है, चेंज नहीं हुआ। अगर कोई चेंज होता तो उन्हें लगता कि नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, तो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट ना हो तो चीज़ें थोड़ी मेंटेन रहेंगी, शांत रहेंगी, और ये लोग भी रिवोल्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास अभी भी अपनी पावर्स हैं। तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन किया गया और इवन शो ऑफ किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये लेजिटिमेसी दे रहे हैं, साथ साथ इनकी पावर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ना इसको बहुत शो ऑफ किया गया। तो वो कैसे किया गया, इम्पीरियल जैसे कि इम्पीरियल दरबार लगाया गया जनवरी 1817 में। एक्चुअली दरबार कब लगाए जाते थे, जैसे कोई कोरोनेशन सेरेमनी हो गई, ठीक है, तो उसके लिए दरबार लगा, इसको सेलिब्रेट करने के लिए दरबार लगा दिए गए। और इसके अलावा जो इनके रिलेशंस हैं उसको दिखाने के लिए गन सैल्यूट्स दी जाती थी, जैसे 101 गन सैल्यूट्स किंग को दी जाएगी। वायसराय को 31 बंदूकों की सलामी दी जाती थी, और 21 से 9 113 इंडियन प्रिंसेस ऐसे थे जिनको 21 से 9 बंदूक के तोपों की सलामी दी जाती थी। तो इस तरह से एक अरेंजमेंट बना दिया गया, और जो छोटे छोटे प्रिंसेस हैं उनको इससे बाहर ही रखा गया, उनको कोई बंदूक की सलामी नहीं दी जाती थी।
अब 1800 और आगे चलें तो 1878 से 86 का जो टाइम आएगा ना, उसमें इंटरफेरेंस और बढ़ जाएगी जब नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी। और नई टेक्नोलॉजीज़ क्या थी, जैसे रेलवे ट्रैक्स बिछाने थे, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा था, टेलीग्राफ वगैरह उनकी लाइनें बिछानी थी, तो उसके लिए भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, क्योंकि उनकी टेरिटरी में चीज़ें बनानी थी। तो अंग्रेज इसमें अपनी काफ़ी पावर्स को यूज़ कर लेते थे। और यहाँ तक कि जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह जाती थी ना, वहाँ बिछाई जाती थी, तो उसकी पेमेंट भी इन्हीं स्टेट से करवाई जाती थी। ना चाहते हुए भी उनको अपनी एरिया में से इन ट्रैक्स को बिछाना पड़ता था और पेमेंट भी करनी पड़ती थी। इसके अलावा जैसे कई स्टेट जहाँ पे नमक बनता था, उनको इसे एक्सपोर्ट करने से रोका जाने लगा। और इवन ब्रिटिश करेंसी को फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये उस वक्त के नेटिव स्टेट्स फेस करने लगे थे। और इवन चीज़ें और वर्स होंगी जब लॉर्ड कर्जन आएंगे और इवन और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये 1898 से 1905 के टाइम में आएंगे। वैसे तो 1903 में एक और दरबार लगेगा, 1900 ग्रैंड कोरोनेशन दरबार 1903 में लगेगा। उसमें ये बहुत आदर सत्कार के साथ, बहुत ऑनर के साथ बुलाएंगे, सबका ध्यान रखेंगे। पर उससे पहले जो उन्होंने काम किए थे ना, वो बहुत ख़राब किए थे। जैसे 1900 का टाइम आया था, तो जो इंडियन रूलर्स है ना, इनको मना कर दिया कि बाहर नहीं जाएंगे, ये फ़ॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते। 1902 में हैदराबाद के निज़ाम को प्रेशराइज़ किया कि वो उनके हिसाब की ट्रीटी साइन करे। इसके अलावा इम्पीरियल जो ट्रूप्स है ना, जो सेना है, उसकी सैलरी इन्होंने अपने हिसाब से बढ़ा दी। और इवन 63 स्टेट्स ऐसे थे जिनको इन्होंने डायरेक्टली अपने टेम्परेरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिया है, कि मतलब इसका रूल अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। कोपलैंड जी ने इसे शैकल्स ऑफ पैरामाउंटसी कहते हैं। ठीक है, अब इस शैकल्स ऑफ पैरामाउंटसी को लॉर्ड मिंटो आके थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे जब ये अपनी पॉलिसी ऑफ लेजर्स फेयर लेकर आएंगे, कि अब फिर से इंटरफेरेंस कम करना है। जैसे कर्जन इतना इंटरफेरेंस करने लगे, अभी लॉर्ड मिंटो आएंगे, इसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, जैसे हमने बात की, ये फ्रीडम बस नाम का देते थे, सच में रियलिटी में कुछ नहीं देते थे। इवन तो फिर लॉर्ड मिंटो आएंगे ना, तो एक हिस्टोरिक स्पीच भी देंगे। 1 नवंबर 1909 का टाइम था जब एक हिस्टोरिक स्पीच देंगे कि अब ये कोई इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं, पर बस ये बोलते थे, इंटरफेरेंस करते ही थे। ठीक है, और जब आगे और टाइम आएगा, वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते, तो ये पूरी तरह से अपनी पॉलिसीज से शिफ्ट कर जाएंगे। बस अपनी नीड्स को देखते रहेंगे, किस तरह से इन्हें मिलिट्री नीड्स चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, बस। और कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रहता। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो पैरामाउंटसी है, इसे प्रिंसेस जो है, ये काम कैसे कर रहे थे। ठीक है, और ये जो रेजिडेंट्स थे इतने पावरफुल कैसे थे और किस तरह से ये चीज़ें चल रही थी। तो इसका सीधा सा आंसर है, ये जो ट्रीटीज़ है ना, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग प्रिंसेस के साथ की गई थी। ठीक है, जो बाद में धीरे धीरे चेंजेस करके होते गए, और ये रूलर्स जो हैं इनको काफ़ी वीक बनाते गए। अब इन सब जो ट्रीटीज़ हैं, इसमें एक कॉमन चीज़ हुआ करती थी कि जो प्रिंसेस है ना, पहले तो कंपनी, बाद में क्राउन को अपना सुप्रीम पावर बना देंगे। ठीक है, कि ये इनके अंदर है। और ये जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, जैसे कि वॉर करना, किसी के साथ अलायंस करना, किसी यूरोपियन स्टेट या अमेरिकन के साथ अलायंस करना, ये सब अपनी पावर्स खो देंगे। और अगर इन्हें बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट बढ़ाना है, तो ये ब्रिटिश एजेंट्स के थ्रू करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। और जो इंपीरियल सर्विसेज की
कंट्री में, मतलब इनके स्टेट्स में अगर कोई जो ट्रूप्स है, मिलिट्री है, उसका खर्चा भी ये देंगे। और जो इनकी सॉवरेनिटी है ना, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब रेलवे ट्रैक्स और टेलीग्राफ की लाइन बिछानी है ना, तो उसके लिए भी ये अपनी सॉवरेनिटी को हटाएंगे। तो ये एक जनरल सा ऑब्लिगेशन था जो किसी भी ट्रीटी जो इनको मानना पड़ता था। अब ये मान क्यों रहे थे? इसका सीधा सा आंसर, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में देखें तो इसका सीधा सा आंसर ये था कि इंडियन स्टेट का जब पॉलिटिकल सिचुएशन देखें ना, तो वो काफ़ी अनस्टेबल हुआ करता था। बहुत सारे स्टेट से बटा हुआ था, इनके बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत कॉमन हुआ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें मनभाव मतभेद बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जिसका सीधा सीधा फ़ायदा ये कंपनी उठाते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये एक दूसरे को भड़का के फिर खुद ही राज किया करते थे। फिर हमने कैरेट स्टिक के बारे में भी पढ़ा था, जैसे जो मान गया उसको कैरेट दे दिया, जो नहीं माना उसको स्टिक दिखा के शांत कर दिया, लड़कर हरा दिया। तो इस तरह से ये काम कर रहे थे। और कंपनी और ट्रीटीज़ कर लेते थे। कंपनी इसकी रिटर्न में ना, इसी सिचुएशन के बैकग्राउंड में इन्हें एक प्रोटेक्शन देती थी एक्सटर्नल एग्रेशन से। अगर इन पर कोई वॉर करेगा तो ये उनकी प्रोटेक्शन देंगे इंटरनल रिवोल्ट से और इंटरनल ऑटोनॉमी से। अब इंटरनल ऑटोनॉमी यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि ये क्यों है। पहले नहीं थी क्या? एक्चुअली पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे कोई राजा है तो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते थे ना, इनकी भी बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती है। अलग अलग कम्युनिटी से ज़्यादातर आया करते थे। और जो राजा है, ये जो रूलर है, इनके साथ अपनी पावर को शेयर किया करता था। तो वो अपने रीजन में ना एक्चुअली ऑटोनोमस नहीं होते थे। तो जब अंग्रेज आए तो ये जब अंग्रेज आए ना, ये ब्रिटिशर्स, तो इसने सीधा रूलर के साथ साथ काट कर ली और इन नोबल्स को कहीं ना कहीं वीक कर दिया। तो ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ये लोग एलिमिनेट हो गए। और इनकी साठ गांठ से ये जो रूलर है अपने एरिया में, इसको ऑटोनॉमी मिल गई, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट के बीच में बन गया। तो अब यहाँ तक देखते हैं हमने क्या समझा। अब यहाँ तक हमने ये समझा कि जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे रेजिडेंट होते हैं। स्मॉलर स्टेट्स में ब्रिटिश एजेंट्स होते हैं। और कई एरियाज जहाँ पे माइनर, मतलब ऐसे रूलर जो अभी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके एरिया में तो ये एजेंट्स और भी ज़्यादा पावरफुल है। जो काउंसिल ऑफ रेजेंसी है वो वहाँ पे एक तरह से डायरेक्ट रूल कर रहे थे। रूलर का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये अभी तक ये समझ लिया। अब इसके अलावा देखें कि जो रेजिडेंट्स है, या तो फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के मिनिस्टर हुआ करते थे, या तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ बॉम्बे के मेंबर हुआ करते थे। ये रेजिडेंट्स हैं, या तो ये इसके मेंबर होंगे या तो इसके मेंबर होंगे। 1914 में जो ये फॉरेन डिपार्टमेंट है ना, इसको पॉलिटिकल डिपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर इंडियन स्टेट्स में और फॉरेन डिपार्टमेंट जो कि पार्शियल गल्फ स्टेट और फ्रंटियर्स, इंडिया के फ्रंटियर रीजन्स को देखा करता था, इसमें डिवाइड कर दिया। इन दोनों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो रेजिडेंट और एजेंट्स हुआ करते थे, इनके कहीं ना कहीं पार्ट हुआ करते थे। हालांकि जो डिपार्टमेंट हुआ करते थे ना, इतने ज़्यादा काम के नहीं हुआ करते, इतने इफ़ेक्टिव नहीं हुआ करते थे, इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये जब इंडियन प्रिंसेस हैं हमेशा ही ये रेजिडेंट्स की बात मानते थे? तो ऐसा नहीं है। ये
टाइम टू टाइम रेजिस्ट भी किया करते थे। हमने अभी मल्हार राव जी की बात की कि किस तरह से ये अपनी क्रांतिकारी सोच को रखते थे। जो खैर वो अलग बात है कि ये जो रेजिस्टेंट ये अंग्रेज किस तरह से अपनी चालाकियों के से अपनी गलत नीतियों से उनको परेशान किया करते थे। जैसे इन्होंने मल्हार राव जी के साथ किया, ऐसी एक सलर जंग है हैदराबाद के निज़ाम। एक तरफ तो वो कहते थे कि वो सेमी इंडिपेंडेंट अलाए हैं, पर दूसरी तरफ जब रेलवे प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे बिछाने की बात की गई ना, तो उन्होंने अच्छी तरह से रेजिस्ट किया, उसका विरोध किया। तो सलर जंग जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब जाके ये अंग्रेज वापस अपना कंट्रोल फिर से बढ़ा लेंगे। पर ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर यही होता था कि बड़े बड़े स्टेट्स ही ऐसा कुछ रजिस्ट कर पाते थे, छोटे छोटे स्टेट्स बोल भी नहीं पाते थे। वो इतना कुछ, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, रेजिडेंट्स होते थे पैरामाउंसी में, इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते थे। और वहीं पे ये भारतीय रेजी हैं, ये भारतीय रेजी ये कहेंगी कि जो वुड आए थे ना, ये लॉर्ड कैनिंग आए थे, ये सर चार्ल्स वुड आए थे, तो ये सेमी इंडिपेंडेंट अलाई जो इंडियन स्टेट्स हुआ करते थे ना, इनका स्टेटस ही बदल देंगे, अभी फ्यूडेटरीज बना देंगे। मतलब ऐसे लोग जब इनके लिए काम करेंगे, जो कभी अलाय हुआ करते थे, इनके जो दोस्त से बदलकर अब इनके लिए काम करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या बस पॉलिटिकल चेंजेस हुए और कोई चेंजेस नहीं हुए? तो इसका आंसर है नहीं, सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। सोशल इक्विलिब्रियम में ना ये काफ़ी अफेक्ट हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो ये जो चेंजेस थे ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग देखने को मिले। तो डेनिस विदल जी हैं, ये सिरोही में स्टडी करेंगे और हमें बताएंगे कि जो वहाँ का जो रूलर था, उनके दरबार में अलग अलग जाति और क्लैन के लोग रहा करते थे और ये अपने अपने एरिया में बहुत पावरफुल भी हुआ करते थे। अब ये जो अंग्रेज हैं इसे डिस्टर्ब कर देंगे और रूलर के साथ ना साठगांठ कर लेंगे। और जो रूलर भी है वो अपनी अथॉरिटी बनाने लगेगा। जैसे अभी मैंने बात की ना कि किस तरह से इनकी ऑटोनॉमी नहीं थी, तो वापस से यही बात होगी कि जिस सिरोही का जो दरबार हुआ करता था ना, सिरोही के रूलर का दरबार से बहुत सारे अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले रूलर हुआ करते थे, मतलब नोबल्स हुआ करते थे। ये रूलर है, इसकी काउंसिल में बहुत सारे नोबल्स होते थे। ठीक है, तो ये रूलर ऑटोनोमस नहीं था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के साथ साठगांठ कर लेगा और ये इन नोबल्स को एलिमिनेट कर देंगे, इनको सप्रेस कर देंगे। तो बहुत ब्रूटल सप्रेस किया करते थे। पहले ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था क्योंकि जो ये नोबल्स है ना, ये भी बहुत पावरफुल हुआ करते थे और इवन इनके सपोर्ट से ही जो ये राजा है ना सर्वाइव किया करता था। अब ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसे ब्रिटिश का प्रोटेक्शन मिल गया, तो अब ये नोबल्स को हटा देगा। ठीक है, और अपने एरिया में ऑटोनोमस हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट हमें अलवर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सोशल इक्विलिब्रियम है कि जो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स और कास्ट के लोग रिप्रेजेंट हो रहे थे इस एरिया में, अब वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। इसके अलावा एक और अब साउथ इंडिया में चलते हैं। साउथ इंडिया में त्रावणकोर का एरिया देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे बहुत टाइम से एक्टिव थे। ठीक है, और यहाँ के एक दीवान हुआ करते थे टी माधवराव। ये मॉडर्नाइजेशन को काफ़ी फेवर किया करते थे, इवन वेस्टर्न एजुकेशन को भी बहुत फेवर किया करते थे। इसके अलावा इनकी स्टेट सर्विसेज में इन्होंने टैलेंट्स के लिए ओपन कर लिया, मतलब ऐसे लोग जो काबिलियत रखते हैं वो आगे हैं, उसके लिए ओपन कर दिया। इसके बाद श्री मूलम पॉपुलर असेंबली, अब ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था ना उसको एक टैकल कर सकती थी। ठीक है, तो श्री मूलम पॉपुलर असेंबली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना। बाद में जब अर्ली 20th सेंचुरी में एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन
तो ये फर्स्ट ऐसी बॉडी निकल के आएगी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को शो कर रही थी। एक्चुअली मैं अब थक गई हूँ थोड़ा, तो इसलिए शायद बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। तो वहाँ के जो दीवान हैं टी माधव राव किस तरह से मॉडर्नाइजेशन को फेवर करते हैं। तो ये चीज़ अफेक्ट कहाँ हो रही थी, तो अफेक्ट अब होंगी। तो अगर उस टाइम का बैकग्राउंड देखें तो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट जो थी ना, जो दीवान लेके आए थे, जो सबके लिए उन्होंने ओपन की थी, तो वहाँ पे जो दलित ग्रुप्स हैं जैसे एजावाज़ हो गए, लोकल सीरियन क्रिश्चियन हो गए, ये अब compete करना शुरू करेंगे। ये वहाँ के नायर्स को पसंद नहीं आएगी। ये हाई कास्ट के क्षत्रिय हुआ करते थे, ये क्षत्रिय ग्रुप के लोग हुआ करते थे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अभी तक काबिज रहा करते थे, वहाँ पर बैठा करते थे। अब इन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि ये लोग अब आके इनके सामने compete करें। तो एक तरह से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ें हमें और भी जगह देखने को मिलेंगी कि जो सोशल स्ट्रक्चर और ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ना, उसमें किस तरह से चेंजेस देखने को मिले और एक किस तरह से कास्ट स्ट्रगल जैसी चीज़ों को अब झड़प को जन्म देंगी। और ये हमें बस यहीं नहीं और भी जगह देखने को मिलेगा। थैंक यू।